हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सीए पायल श्रीमाल फ्रॉम पिनोरमिक एजुकेशन। हम कर रहे हैं 46 डेज का सभी इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स का चैलेंज, जिसमें अभी रिसेंट में हमने 300 सीरीज स्टार्ट करी है। आज उस रिवीजन का है डे 36। वी आर वेरी नियर टू कंप्लीशन। बने रहे साथ में। पर आज के टॉपिक में हमने कुछ अतरंगी किया है। 300 के बाद वैसे 315 आता है, बट वो स्किप करके हम पहले 320 समझ रहे हैं, क्योंकि मटीरियलिटी वर्ड समझना ज्यादा जरूरी होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट समझने के लिए। और 315 में जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है, उसी के जवाब को हम 330 में देते हैं। इसलिए उसको मैं कल की क्लास में रखूंगी। आज की क्लास में पहले हम 320 मटीरियलिटी समझते हैं। देखिए, ऑडिटर के पास कोई बहुत वक्त नहीं होता। पूरे साल में जो लाखों ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसमें से वो सैम्पलिंग बेसिस पर कुछ ही चेक कर पाता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी होता है। तो मटीरियलिटी उसको प्लानिंग परफॉर्मिंग दोनों में हेल्प करती है। बट ये मटीरियलिटी वर्ड का मतलब क्या। मटीरियलिटी का मतलब है, और मटीरियल मिस स्टेटमेंट एक ऐसी गड़बड़ होती है, जो यूजर को इन्फ्लुएंस कर सके, यूजर के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके। यानी 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, जिस भी रकम पे आपको ऐसा लगने लगे, अरे भाई मेरा दिल तो जोर से धड़क रहा है, मैं इस अमाउंट की गड़बड़ पर मेरे फैसले अफेक्ट हो जाएंगे, तो वो मटीरियल अमाउंट हो गई। किसी के लिए 5 लाख भी इमटेरियल होता है और किसी के लिए 500 रुपए भी मटेरियल होता है। तो एक्चुअली मटीरियलिटी डिपेंड करती है। ये मटीरियलिटी चुनकर ही ऑडिटर कुछ कुछ चीजें इग्नोर करने लगता है। सपोज मेरे यूजर को 50,000 रुपए तक फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इससे छोटी छोटी गलतियां इकट्ठा करके ऑडिटर क्या ही करेगा। प्लानिंग और परफॉर्मिंग में मटीरियलिटी हेल्प करता है, वहां यूज आता है। गड़बड़े जो हमने पहचान ली और गड़बड़े जो हमने मैनेजमेंट को बता दी पर वो ठीक करने को तैयार नहीं है, उनका इफेक्ट इवेल्युएट करने में मटीरियलिटी ऑडिटर की मदद करता है। और फाइनली बच्चों, हमें 700 की गली जाना पड़ेगा अगर मुझे गड़बड़े मिल गई पर वो मटीरियल ही नहीं है तो। और मैं 705 की गली जाऊंगी अगर मुझे जो गड़बड़े मिली है वो ऐसे अमाउंट की है जिससे मेरे यूजर के डिसीजन को इम्पैक्ट हो जाए। इसको याद रखने का तरीका 300, 450 और 700 वाले स्टैंडर्ड में मटीरियलिटी यूज करता है ऑडिटर। नाउ दिस प्रोवाइड्स द बेसिस। अगर आपको मटीरियलिटी ही नहीं पता, तो आप कितने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे आप। फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जहां लोकेटेड होगा वहीं तो डिजाइन करके अपनी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे। यानी 320 के बिना 315 और 330 करना ही मुश्किल है। इसीलिए तो हमने उन दोनों स्टैंडर्ड्स को पुश करके बाद की क्लास के लिए रखा है। तो जैसे ही आपको एक ऐसी अमाउंट मिल गई जिससे यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन इंपैक्ट होने वाला है, तो आप इस स्टैंडर्ड में आगे बढ़ जाएंगे। तो मैम वो अमाउंट कैसे गिनता है ऑडिटर। नॉर्मली ना, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं आपके, एएस, इंड एएस, यही सब डिजाइन और डिफाइन कर देते हैं मटीरियलिटी के बारे में। इवन इफ वो साइलेंट है, तो कौन से फैक्टर्स आपके काम के होंगे। देखिए, मिस स्टेटमेंट्स को तब मटीरियल मानिएगा जब यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इंपैक्ट हो जाए। अब यूजर बोले तो, एक छुई मुई यूजर से मैंने पूछा, उसको तो भैया 20,000 पर भी इन्फ्लुएंस होने लगा। और एक बड़ा खतरों का खिलाड़ी जिसे 2 करोड़ पे भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, क्या मैं ऐसे स्पेसिफिक यूजर्स की नीड पर जा सकती हूँ। बिल्कुल नहीं। इसलिए मुझे कॉमन फाइनेंशियल इन्फो नीड्स पर जाना पड़ेगा। इंडिविजुअल यूजर्स की नीड को मुझे स्किप करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। नाउ ये जो जजमेंट लेते हैं हम अबाउट मटीरियलिटी, दिस इज अफेक्टेड बाय साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट। जरूरी नहीं है कि हमेशा अमाउंट ही मटीरियल हो, कभी कभी मिस स्टेटमेंट की नेचर भी मटीरियल हो जाती है। जैसे कि बच्चों, अगर डायरेक्टर ने कोई लोन दिया है कंपनी को मगर उसे डिस्क्लोज नहीं किया, तो अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता सर। रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर देना भूल गए तो वो मटीरियल ही होगा, क्योंकि कानून का उल्लंघन हुआ है। वैसे ही कानून का जब जब उल्लंघन किया जाएगा तो अमाउंट नहीं देखी जाती है, नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट भी कभी कभी मटीरियल ही हो जाती है। अब जो भी आपका ये फ्रेमवर्क है, जो भी आपने मटीरियलिटी सेट किया है, ये पूरा एफआरएफ आपको हेल्प करेगा कि आप मटीरियलिटी इसके बेसिस पर डिजाइन कर सको। अब जब जब आप मटीरियलिटी बनाएंगे, 2 लेवल्स पर बनाएंगे। एक अमाउंट तो ऐसा होगा
जो एफएस लेवल पर परवेजिव अमाउंट होगा। मान लीजिए कि मैं टोटल सारी गलतियां मिलाकर 1 लाख से ज्यादा की गलती बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे यूजर्स के लिए 1 लाख क्या बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा मटीरियलिटी एट एफएस लेवल। पर कुछ कुछ अकाउंट बैलेंसेस इन बैलेंस शीट, कुछ कुछ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस इन पीएनएल और कुछ कुछ नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर से यूजर ज्यादा सेंसिटिव होता है। उसमें 1 लाख तक का वेट नहीं कर पाता, वो शायद 50-60 हजार पे ही उस असर्शन को लेकर उसकी मटीरियलिटी आ जाती है। मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव है उसको लेकर, उसको पहले रिपोर्टिंग चाहिए। अमाउंट लेस देन मटीरियलिटी फॉर एफएस एज अ होल इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस यूजर डिसीजन, तो उसको पर्टिकुलर एबीसीडी वाला मटीरियलिटी बोलेंगे या असर्शन लेवल वाला मटीरियलिटी बोलेंगे, एक ही बात है। मतलब यहाँ पे मेरे यूजर को 60,000 की गड़बड़ भी सहन नहीं हो पाएगी और यहाँ पे वो मजे से 1 लाख तक की गड़बड़ सहन कर लेगा। ये फर्क है। क्यों? क्योंकि ये चीजें थोड़ी हाई रिस्क की, सिग्निफिकेंट, सेंसिटिव, न्यू एरियाज, यूजर अटेंशन वाली एरियाज होती है जहां यूजर को ज्यादा फर्क पड़ता है। नाउ गाइस, इफ आई टॉक अबाउट परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, हम मटीरियलिटी के नीचे एक और मटीरियलिटी लेवल लगा के चलते हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल का इंडिकेटर जो आता है, रेड पे आने के बावजूद कुछ रिजर्व पेट्रोल आपकी गाड़ी में पड़ा है, फिर भी आपकी गाड़ी आपको इंडिकेशन देती है कि पेट्रोल भरवा लो। क्यों? क्योंकि वो भी चाहती है कि एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो सके। तो थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना पेट्रोल पड़ा होता है, फिर भी वो आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल या इंडिकेशन दे देती है ना। उसी प्रकार से ऑडिटर पूरे 1 लाख तक का वेट नहीं करेगा, क्योंकि मान लीजिए ऑडिटर एक बाल्टी लेकर सारी मिसस्टेटमेंट्स इकट्ठा करने निकला, उसे डेटर्स में 20,000 की गलती मिली, उसने साइड कर ली। उसे 30,000 की गलती रिसीवेबल्स, आपके इन्वेंट्री इसमें मिली, 50,000 की गलती भी उसने साइड कर दी। फिर उसके बाद उसे 40,000 की एक गलती मिली इन्वेस्टमेंट्स में, उसने उसे भी साइड कर लिया। अब भले ही ये टोटल 90,000 पर ही आया, 1 लाख पर तो आया नहीं, फिर भी ऑडिटर का मन अंदर से अशांत हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसा सोचने लगेगा कि कुछ ना कुछ तो है ही जो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। ऑडिट कोई एब्सोल्यूट एश्योरेंस थोड़ी है। तो अनडिटेक्टेड रह जाएगी कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ तो ऐसी है जो मैं मैनेजमेंट को बता भी दूंगा तो भी मैनेजमेंट ठीक नहीं करने वाला। तो हम अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी छोड़ना चाहते हैं। तो ऑडिटर कंजर्वेटिव होकर 1 लाख तक का वेट करेगा ही नहीं, 75,000 पर ही रिपोर्ट सड़ा के 705 में ओपिनियन खराब कर देगा, बिकॉज ऑडिटर वांट्स टू कीप अ मार्जिन ऑफ सम मिसस्टेटमेंट जो उसने पकड़ी नहीं होगी एंड सम मिसस्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट ठीक करने तैयार नहीं है। सो भैया हम एक ऐसा अमाउंट सेट करते हैं जो मटीरियलिटी से कम होता है, ताकि ये रिस्क के अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स मटीरियलिटी को एक्सीड ही कर जाए, वो पॉसिबिलिटी ही ना हो, इसके लिए हम परफॉर्मेंस मटीरियलिटी सेट करते हैं। तो जैसे 1 लाख की ओवरऑल मटीरियलिटी थी, नॉर्मली ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% पे सेट होता है और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी यानी भोंपू 75,000 पर ही बजना शुरू हो जाएगा, गड़बड़ की रिपोर्टिंग 75,000 पर ही शुरू हो जाएगी। अब मैम टू बिगिन विद हम ये 1 लाख पर ही कैसे पहुंचे थे, यही समझ नहीं आया। सो नॉर्मली बच्चों हम क्या करते हैं, एक बेंचमार्क को चुनते हैं और उस पर एक परसेंटेज लगाते हैं। तो आओ मैं आपको बताती हूँ बेंचमार्क कैसे चुना जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट बेंचमार्क। देखिए ये बेंचमार्क जनरली एफएस के कोई भी आइटम हो सकते हैं। यानी आप एक काम करिए, पहले बैलेंस शीट उठा लीजिए, उसमें 3 चीजें मिलेंगी, असेट, लायबिलिटी और इक्विटी। फिर पीएनएल उठा लीजिए, उसके भी लेफ्ट एंड राइट में रेवेन्यू और एक्सपेंस आपको मिल जाएगा। कभी कभी ये सब छोड़ दीजिए, यूजर का अटेंशन एक जगह पूरी तरीके से फोकस्ड होता है, जैसे कि प्रॉफिट, रेवेन्यू या फिर कोई नया बिजनेस, आपको उधर ध्यान दे देना चाहिए। नेचर ऑफ एंटिटी, वो अपनी लाइफ साइकिल में कहाँ है, इंडस्ट्री में कहाँ है, उस पर ध्यान देना चाहिए कभी कभी मटीरियलिटी सेट करने के लिए। अच्छा, ओनरशिप स्ट्रक्चर या कितना पैसा कंपनी ने कैसे रेज कर रखा है, उस पर भी मटीरियलिटी डिटरमाइन करने का इम्पैक्ट होता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी डेट ज्यादा लेती है तो डेटर्स, कंपनी डेटर हो गई, क्रेडिटर के लिए तो एसेट ही मायने रखेगा ना, क्योंकि बेचकर वो एसेट से ही पैसा रिकवर करेंगे। तो ऐसे में इधर फोकस हो जाएगा आपके बेंचमार्क का। अगर इक्विटी से रेज किया है तो अर्निंग्स विल बिकम इंपॉर्टेंट। और कोई भी बेंचमार्क हम नहीं चाहते बहुत वोलेटाइल हो, अगर वोलेटाइल हुआ भी तो उसमें से जो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स या लॉसेस है उसको हम अवॉइड करेंगे और मेजरली जो स्टेबल बेंचमार्क है हम उसको ही चूज करने की कोशिश करेंगे।
अब इनमें से एक बेंचमार्क आप चूज कर लीजिए। मान लीजिए कि आप टर्नओवर लेते हैं अपना बेंचमार्क और दूसरी तरफ आप अपना बेंचमार्क लेते हैं प्रॉफिट। हम सबको पता है कि टर्नओवर सबसे बड़ा नंबर होता है, तो रेवेन्यू पे अगर आप एक छोटा परसेंटेज लगाएंगे जैसे कि 1% तो भी मटीरियलिटी निकल आएगी, पर प्रॉफिट जैसे नंबर पे आपको थोड़ा बड़ा परसेंटेज लगाना पड़ेगा। तो अगर अमाउंट बड़ा होता है तो परसेंटेज छोटा होता है, और अमाउंट छोटा होता है तो परसेंटेज बड़ा होता है। जजमेंट लगाकर हम एक बेंचमार्क पर परसेंटेज लगाकर मटीरियलिटी पर पहुंच जाते हैं। अब एक बार जो मैंने मटीरियलिटी बना ली, क्या मैं खुद की भी नहीं सुनती? क्या आजीवन मेरी मटीरियलिटी वही रहने वाली है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो बात करते हैं रिवीजन की। अगर मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता चली जो मुझे पहले पता होती तो मैंने दूसरी मटीरियलिटी निकाली होती, तो ये रीजन क्या हो सकता है? हालात बदल गए, नई इंफॉर्मेशन पता चली, या मैंने कुछ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स किए जिसके बाद मेरी जो एंटिटी को लेकर अंडरस्टैंडिंग थी वही चेंज हो गई। मुझे जो लगा था कि एंटिटी में ये चीजें ज्यादा रिस्की है, ये कम रिस्की है, यूजर को इतना फर्क पड़ता है, उतना फर्क पड़ता है, ये सब बदल गया। और ये बदल कर अगर मैंने जो मटीरियलिटी पहले डिटरमाइन की थी, अभी वाली मटीरियलिटी अलग आ रही है, तो एक बात सोचकर देखिए, माय अर्लियर मटीरियलिटी वाज डिटरमाइंड टू बी 1 लाख, नाउ इफ माय यूजर्स बिकम मोर चिल और उनको 2.5 लाख तक फर्क नहीं भी पड़ रहा है, तो भी मैंने तो 1 लाख जितनी मेहनत कर ली है, तो मैं मेहनत कम नहीं करूंगी। बट अगर 1 लाख से कम होकर मेरी मटीरियलिटी 50,000 हो गई, तो कुछ गलतियां मैंने छोड़ दी थी, जाने दी थी, उनको छोटा माना था, मैं उनको जरूर अकाउंट में लूंगी। और सोचिए कि अगर 50,000 मेरी मटीरियलिटी हो गई है, तो मेरी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जो कि पहले 75,000 थी, वो तो और गिरकर 40,000 हो जाएगी। यानी लोअर मटीरियलिटी आ जाने पर ऑडिटर को ज्यादा स्ट्रेस आता है, यूजर ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ज्यादा परफॉर्मेंस मटीरियलिटी बदलने पर ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स करना ही उसके लिए ठीक रहता है। फाइनली स्टैंडर्ड में हम क्या क्या चीजों का डॉक्यूमेंटेशन करके चलेंगे? वही जितनी चीजें हमने निकाली, पूरे एफएस की मटीरियलिटी, पर्टिकुलर एबीसीडी यानी असर्शन वाली मटीरियलिटी, इन दोनों का 75% करके परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जिस पर हम यूजर को अलर्ट कर देंगे। और अगर ऐसा कुछ हमें पता चला जिसकी वजह से हमें लोअर मटीरियलिटी के कारण कुछ रिवीजन करना पड़ा, तो वो भी हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड के साथ अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।